हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है दो भाइयों की जो समय अनुसार बिछड़ जाते हैं। फिर वो कैसे मिलते हैं, आइए कहानी में जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि नीलामी कर रहे होते हैं। ये सबसे पहले हाथियों की दांत की नीलामी कर रहे होते हैं, पर इन हाथियों के दांत में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से वो नहीं बिकता। जो देखकर अब ये प्राचीन मूर्तियों की नीलामी करने लगते हैं, जिसका प्राइस 2000 से बढ़कर 9000 में उसे खरीद लिया जाता है। अब हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक शेर का परिवार होता है, जिसमें माता पिता व दो बच्चे होते हैं और ये मस्ती कर रहे होते हैं। इन जंगली जानवरों को बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, ये अपनी खुशी में मस्त थे। लेकिन ये जिस जंगल में रहा करते थे वहाँ ढेर सारी प्राचीन मूर्तियाँ थी और साथ ही साथ ढेर सारे किले भी, जिस वजह से शिकारी यहाँ पे बार बार आया करते थे और मूर्तियों को उखाड़कर अपने साथ ले जाया करते थे, जिसे बेचने के बाद उन्हें मोटी रकम मिलती थी। अब हम देखते हैं शेर के दोनों छोटे बच्चों को, जो कि एक पत्थर के साथ खेल रहे होते हैं। वह उस पत्थर के साथ खेलते हुए नदी को उस पार चल जाते हैं और एक ऊंची जगह पे जाके बैठ जाते हैं और वे देखते हैं कि शिकारी उनकी ओर आ रहे हैं। तभी उन बच्चों की माँ उनके पीछे आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है ताकि उन्हें सेफ जगह छुपा सके। वह उन्हें एक वीरान पड़े खंडर में लेके जाके छुप जाती है, जहाँ पर उन बच्चों का पिता ऊपर खड़े होकर निगरानी करता है। अब ये लोग आज की रात उसी खंडर में बिताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर हम शिकारियों को देखते हैं जो कि अपना कैंप लगाए हुए होते हैं। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम एडन मैक्रोनी होता है। ये एक जाना माना शिकारी होता है और ये जंगल इसीलिए आया होता है ताकि वो प्राचीन चीजों को निकाल सके। देखते हैं कि हम सुबह हो चुकी है और ये लोगों ने विस्फोटक से उस मूर्ति को निकालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस विस्फोटक की आवाज से शेर और उसके बच्चे काफी डर रहे होते हैं और शिकारियों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, वे अपने काम पे लगे रहते हैं। फिर हम उन्हीं शिकारी कुत्ते को देखते हैं जिसे किसी की भनक होती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि शेर उनके आसपास आ चुका है। इसलिए सब अपने अपनी गन को उठा के उसकी ओर भागने लगते हैं। अब शेरनी देखती है कि लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपने एक बच्चे को लेकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और आगे निकल जाती है। लेकिन उसका दूसरा बच्चा बेचारा वहीं रह जाता है। वह बेचारा काफी छोटा होता है, इसलिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर नहीं चढ़ पाता। अब शेरनी देखती है कि शिकारियों ने उसे देख लिया है, इसलिए वह भागने लगती है और शिकारी उसका पीछा करते रहते हैं। इधर हम शेर के पिता को देखते हैं जो कि अपने परिवार की ओर तेजी से जाता है, पर उसे वहाँ अपने बच्चे के अलावा और कोई नहीं मिलता। इधर मैक्रोनी का कुत्ता उसे अपने साथ खंडर में लेके आता है, जहाँ मैक्रोनी और उसके साथी बड़ी सावधानी से अंदर घुसते हैं। इधर शेरनी भागते भागते बहुत दूर निकल जाती है, जो देखकर शिकारी उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। फिर हम उसी खंडर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो शेर एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है और मैक्रोनी वक्त रहते गोली चला देता है, जिससे उस शेर की मौत हो जाती है। ये देखकर वह शेर का बच्चा उसकी बॉडी के नीचे जाके छुप जाता है। इसके बाद ये लोग उस शेर की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और हम देखते हैं कि मैक्रोनी ने उस बच्चे को भी अपने साथ ले गया और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं खाता। लेकिन मैक्रोनी जब उसे शहद खिलाता है तो वह बड़े चाव से खाता है। ये शहद उस बच्चे को काफी पसंद आता है। जिसके बाद मैक्रोनी और शेर का छोटा बच्चा एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अब मैक्रोनी उस सामान को एक लोकल जगह पे लेके जाता है ताकि वो बेच सके। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और मैक्रोनी को अनेक धाराएं गिनवाती है कि तुमने जंगल के नियम को तोड़ा है। इसके बाद उसे वो गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो बेचारा शेर का बच्चा वहीं रह जाता है। उस शेर के बच्चे को उसी गांव के एक आदमी ने अपने घर में बांध के रखा होता है, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इधर हम उसी शेर की माँ को देखते हैं जो कि रात होते ही अपने घर लौट चुकी होती है और अपने परिवार को चारों ओर ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो शेरनी दहाड़ मारती है। लेकिन इस आवाज को गाँव वाले सुन लेते हैं और हाथ में मसाल लेके उस शेरनी को मारने के लिए निकल जाते हैं। लोगों को अपनी ओर आता देख शेरनी वहाँ से भाग निकलती है और वो बेचारा छोटा बच्चा चीखता चिल्लाता रह जाता है। अब नए दिन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं उसी गांव को जहाँ पे उस शेर के बच्चे को एक छोटे से बॉक्स में कैद करके रखा होता है। दरअसल दोस्तों उसको जिसने बांध के रखा होता है वो बेच रहा होता है किसी को। जिसके बाद हम एक गाड़ी को जाता देखते हैं जिसपे वो बॉक्स रखा होता है। इधर हम उसी शेर की माँ को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुप के उसी गाँव को देख रही होती है और वह छोटा बच्चा चीख रहा चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज उसकी माँ सुन लेती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वह शेरनी पीछा करते हुए गाड़ी पे आके चढ़ जाती है और उस बॉक्स में बंधी रस्सी को काटने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बच्चे को कैसे भी करके छुड़ा सके। पर शेरनी को ऐसा करता गाड़ी वाला देख लेता है और गाड़ी को टर्न कर देता है, जिसकी वजह से शेरनी नीचे जा गिरती है और वह गाड़ी वाला स्पीड से आगे निकल जाता है, जो देखकर उसकी माँ काफी इमोशनल हो जाती है। इधर मैक्रोनी जेल में बंद होता है कि तभी वहाँ पे जेल के बड़े अधिकारी आते हैं और मैक्रोनी को जेल से बाहर निकाल लेते हैं, जो देखकर मैक्रोनी हैरानी से पूछता है कि आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। पर वह अधिकारी जानता था कि मैक्रोनी जंगल जाके बड़ी बड़ी प्राचीन चीजों को लेके वहाँ से आता है और ये भी जानता था कि मैक्रोनी एक बड़ा शिकारी है जो जंगली
जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है। बस इसी वजह से उस अधिकारी ने मैक्रोनी को जेल से छुड़वाया होता है ताकि वह उसे छोड़ने के बदले बड़ी बड़ी प्राचीन चीजें ले सके और उसे बेचकर मोटी रकम कमा सके। इसीलिए वह मैक्रोनी से पार्टनरशिप कर लेता है कि तुम जंगल से प्राचीन चीजों को लाओगे और मैं उसे बेचूंगा और पैसों को हम आधा आधा कर लेंगे और पुलिस भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जो सुनकर मैक्रोनी भी हाँ बोल देता है। इधर हम उसी छोटे शेर के बच्चे को देखते हैं जिसे एक सर्कस में लाया गया होता है। दरअसल उस गाँव के आदमी ने इसे सर्कस वालों को बेच दिया होता है, जिसके बाद वो सर्कस वाले उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं जहाँ पे उसकी ही तरह एक और शेर होता है। वह छोटा शेर का बच्चा अपनी ही तरह जीव को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूसरा शेर उसे थोड़ा भी भाव नहीं देता, जो देखकर वो छोटा बच्चा उदास हो जाता है और अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है। इधर उस शेर की माँ इधर उधर जंगल में भटक रही होती है और अपने बच्चे को खोने का गम मना रही होती है। तभी उस शेरनी का दूसरा बच्चा एक जाल में जाके फंस जाता है। इसके बाद वो उसे निकालने की कोशिश करता है और निकाल भी लेता है, पर उस जाल में जो घंटियां बंधी थी वो सब बजने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि कोई जाल में फंसा है। लोगों की आवाज सुनकर वो शेरनी और उसका बच्चा भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो शेरनी एक गड्ढे में गिर जाती है जो कि उन्हीं लोगों का बनाया एक जाल होता है। अपनी माँ को उस गड्ढे में गिरता देख वो छोटा बच्चा परेशान हो जाता है कि वो अब क्या ही करेगा। वह ऊपर से चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर उसी बच्चे की माँ काफी कोशिश करती है कि वो गड्ढे से निकल जाए, पर नहीं निकल पाती, क्योंकि दोस्तों वो गड्ढा काफी गहरा होता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है और वह छोटा बच्चा ऊपर से चिल्ला रहा होता है और वह बच्चा गलती से खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है। अब शेरनी और उसका बच्चा दोनों इस गड्ढे में फंसे होते हैं। इसके बाद शिकारी वहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये मैक्रोनी का बनाया ही जाल होता है। जिसके बाद मैक्रोनी उसी बड़े अधिकारी के पास जाता है। दरअसल दोस्तों मैक्रोनी ने उस शेरनी को इस बड़े अधिकारी के कहने पे पकड़ा होता है, क्योंकि उस बड़े अधिकारी को एक राजा ने ऑर्डर दिया होता है कि मैं शिकार करने के लिए आऊंगा और तुम मेरे लिए एक शेर का इंतजाम करके रखना। अब अगला दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि वो राजा आ चुके हैं जिनका स्वागत बड़ा अधिकारी करता है और फिर ये हाथियों पे बैठ के जंगल की ओर निकल जाते हैं ताकि वे शिकार कर सकें। इधर उस शेरनी को भी आजाद कर दिया जाता है ताकि वो भागे और वो राजा उसका शिकार करे। अपनी माँ को उस गड्ढे से बाहर निकलते देख वो बच्चा भी उसी तरह बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शेरनी और उसका बच्चा भागने लगते हैं और वे राजा और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और उस शेरनी ने अपने बच्चे को एक सेफ जगह पे छुपा दिया होता है। लेकिन तभी वो राजा बंदूक से उस शेरनी को शूट कर देता है, जिससे वह शेरनी नीचे गिर जाती है। अब सभी वहाँ पे खड़े लोग राजा की वाहवाही करने लगते हैं कि राजा कितना अच्छा शिकारी है, जो सुनकर राजा भी काफी जोश में आ जाता है और शेरनी के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि मेरी फोटो खींचो। लेकिन हम देखते हैं कि उस शेरनी के कान में गोली लगी होती है, जिसकी वजह से वो मरी नहीं होती। अचानक वो शेरनी उठ खड़ी होती है और वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर राजा के तो पसीने छूट जाते हैं। वह शेरनी भागते हुए बहुत दूर निकल जाती है, जिसका पीछा शिकारी नहीं कर पाते। लेकिन वो शेरनी का बच्चा उसी जगह पे छुपा रहता है जहाँ पे उसकी माँ ने उसे छोड़ के गई होती है, जिसे उस अधिकारी के बेटे राहुल ने देख लिया होता है और फिर उसे अपने घर लेके जाता है। लेकिन दोस्तों अब उस शेरनी के दोनों ही बच्चे अलग अलग हो चुके होते हैं। खैर राहुल और उसका परिवार भी काफी अच्छा होता है, जो उस शेरनी के बच्चे का ख्याल रखता है ठीक अपने बच्चे की तरह। फिर अगले दिन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं मैक्रोनी को, जो कि उसी सर्कस में गया होता है। जब वह छोटा बच्चा मैक्रोनी को देखता है तो उसे पहचान लेता है और साथ ही साथ मैक्रोनी भी उसे पहचान लेता है। अब मैक्रोनी उससे बातें करता है कि मेरे जेल जाने के बाद तुम यहाँ पहुँच गए, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है। जिसके बाद मैक्रोनी उसे शहद खिलाता है, जो कि इसे काफी पसंद होता है। अब मैक्रोनी जिस काम के लिए वहाँ गया होता है उसकी वो बात करता है। दरअसल वो राजा ने शिकार नहीं कर पाया होता है, इसलिए वह नाखुश होता है। इसी वजह से वह गुस्से में आकर मैक्रोनी को आदेश देता है कि वो किसी शेर के खाल को लाए, ताकि उस राजा की नाक ना कटे और उसकी बादशाहत कायम रहे। मैक्रोनी की बात सुनकर वो सर्कस वाले भी मान जाते हैं कि हम तुम्हें खाल देंगे। इसके बाद हम कुछ घंटों बाद का समय देखते हैं, जहाँ उस शेरनी के छोटे से बच्चे को निकालकर बड़े पिंजरे में डाला जाता है, जहाँ पे बड़ा शेर रहा करता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस खाल के लिए उन्होंने उस शेर को मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं उसी राजा को, जो कि बड़ी शान से उस खाल पे पैर रख के फोटो खिंचा रहा होता है। इधर वो शेरनी का छोटा बच्चा ऊपर बैठा होता है, पर राहुल के कुत्ते को उससे दिक्कत होती है। वह उसे लगातार भौंकता रहता है। उस कुत्ते से बचने के लिए वो शेर वहाँ से भागने लगता है और वह कुत्ता इसका पीछा करने लगता है। वह शेर भागते हुए एक जगह जाके बैठ जाता है, जहाँ वह कुत्ता भी आ जाता है। जिसके बाद हम कपड़ों पे खून के छींटे देखते हैं। आखिर शेर का बच्चा शेर ही होता है, वो छोटा हो या बड़ा। उसने गुस्से में आकर उस कुत्ते को निपटा दिया। ये देखकर राहुल की माँ उस शेर को उस घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये शेर बहुत आदमखोर है, इसे कहीं भी लेके जाओ। पर राहुल और उस शेर की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए राहुल बोलता है कि इसे प्लीज मत लेके जाओ, पर वो लोग नहीं मानते और अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद उस शेर को ले जाके एक राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया जाता है। अब एक शेर इस राष्ट्रीय उद्यान में और दूसरा उस सर्कस में पलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ सालों का समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि ये लोग अब बड़े हो चुके हैं, जहाँ उस सर्कस वाले शेर को सर्कल में कूदने के लिए बोला जाता है। पर वह शेर बेचारा काफी सीधा और शांत स्वभाव का होता है और साथ ही साथ वह आग से डर भी रहा होता है, जिसकी वजह से वह कूदने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता। जो देखकर उस
उस सर्कस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। अब वे शेर बेचारा क्या ही करता, इसीलिए वह हिम्मत करता है और उस सर्कल से कूद जाता है, जो देखकर सर्कस वाले काफी खुश हो जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस राजा का सेवक होता है और ये सर्कस वालों से मिलने आया होता है और कहता है कि राजा के दरबार में एक शाही त्योहार मनाया जाने वाला है और उस त्योहार में उन्हें 2 शेरों को लड़वाना है, तो क्या तुम्हारे पास कोई शेर है? जो सुनकर वो सर्कस वाले कहते हैं कि हमारे पास शेर है पर उसका दाम काफी ज्यादा है। तो वो सेवक कहता है कि दाम की चिंता मत करो, बस शेर अच्छा होना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अब हम राजा को देखते हैं जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान वाले शेर से मिलने के लिए जाता है। दरअसल ये राजा इस शेर को सर्कस वाले शेर से लड़वाने वाला होता है, इसलिए उपहार के तौर में ये राजा हीरे से जड़ा एक पट्टा लेके आता है ताकि उसे पहना सके। अब हम देखते हैं कि राजा के दरबार में वो शाही त्योहार स्टार्ट हो जाता है और चारों ओर काफी चहल पहल होती है। तभी वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वाले शेर को लाया जाता है। उद्यान में रहने की वजह से शेर काफी आक्रामक और खतरनाक होता है। फिर वहाँ पे दूसरे शेर को लाया जाता है जो कि सर्कस का शेर होता है। ये शेर हमेशा इंसानों के बीच रहा है, जिसकी वजह से काफी शांत स्वभाव का होता है। वह इतने सालों में अपने से शेर को देख के काफी डर जाता है, इसलिए लड़ने से वह मना करता है। लेकिन वहाँ के लोग उसे धक्का दे के उस घेरे में भेज देते हैं जहाँ पे उसे लड़ना था। वह उद्यान वाला टाइगर काफी खतरनाक होता है, वह देखते उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में वो सर्कस वाला शेर हार रहा होता है क्योंकि उस शेर को लड़ना ही नहीं आता था। तभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब उस शेर को अपने भाई की याद आने लगती है। उद्यान वाला शेर अचानक हमला करना बंद कर देता है और उस शेर के साथ खेलने लगता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं उसे अपना भाई दिखाई दे रहा था इस शेर में। उन शेरों को आपस में खेलता देख वहाँ के लोग एक पत्थर चला देते हैं ताकि ये लड़ाई लड़े, पर ये लोग लड़ने के बजाय उस पत्थर से खेलने लगते हैं जिस तरह से ये बचपन में खेला करते थे, और खेलते हुए उस नदी को पार कर लिया था। इस पत्थर से खेलता देख दोनों शेर समझ जाते हैं कि वो दोनों भाई हैं, इसलिए वे लड़ने के बजाय एक जगह बैठ जाते हैं। ये देखकर वे सर्कस वाले आदमी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वे गेट खोल के उस घेरे में चल जाता है। लेकिन वो गेट को खुला छोड़ देता है अपनी, और उस आदमी को आता देख वो दोनों शेर उस पर हमला कर देते हैं और उस घेरे से भाग निकलते हैं, जो देखकर वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो दोनों शेर भागते हुए राजा के दरबार से बाहर निकल जाते हैं, पर वे सर्कस वाला बंदा फिर से पिंजरे में चला जाता है क्योंकि दोस्तों शेर की दुनिया अब ये पिंजरा ही हो गई थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता था। पर उसका भाई उसे बुलाता है और एक दहाड़ लगाता है और जिसके बाद वह जाने लगता है। अपने भाई को जाता देख वह शेर पिंजरे से निकलता है और फिर अपने भाई के साथ वो जंगल की ओर निकल जाता है। पर राजा काफी गुस्से में होता है, इसकी वजह से वो सभी आदमियों को बोल देता है कि वो जंगल में आग लगा दे। वो लोग पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों शेर घिर जाते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि दोस्तों शेर आग से डरते हैं। इतनी आग को देखकर वो सर्कस वाला शेर भी डर जाता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए अब वह शेर हिम्मत करता है और उस आग के घेरे से कूद कर दूसरी ओर निकल जाता है। अपने भाई को उस ओर जाता देख वो दूसरा शेर भी हिम्मत करता है और वे भी उसी की तरह उस घेरे से कूद जाता है और दूसरी ओर निकल जाता है। पर ऐसा करते हुए उन्हें मैक्रोनी देख लेता है और गन को उठा के उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक वही सर्कस वाला शेर आ जाता है, जो देखकर मैक्रोनी काफी डर जाता है। पर वे शेर हमला करने के बजाय मैक्रोनी से प्यार करने लगता है, जो देखकर मैक्रोनी भी अब समझ जाता है कि इन्हें भी आजादी से जीने का अधिकार है। इसलिए मैक्रोनी उन शेरों को अपने रास्ते छोड़ देता है और खुद से ही कहता है कि मैं राजा को बोल दूंगा कि ये शेर मारे जा चुके हैं ताकि राजा इनका शिकार अब कभी ना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं शेरों को जो कि भागते हुए उसे खंडर में चल जाते हैं जहाँ पे वो रहा करते थे और एक जोर की दहाड़ लगाते हैं, जिस आवाज को सुनकर उनकी माँ वहाँ पे आ जाती है, जो कि अपने बच्चों को खोने के बाद उसी खंडर में अकेले रहा करती थी। लेकिन अब वह काफी खुश हो जाती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।